नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं वो प्रागैतिहासिक और अधैतिहासिक एवं ऐतिहासिक सामान्य जीके आपके समक्ष लेके आया हूं। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो कल पटवारी का जो पेपर होने वाला है वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस श्रृंखला को आप अवश्य देखिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया, 5 दिया गया, 2 दिया गया, 4 दिया गया। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दूं तो यहाँ पर 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। अगर 5 हिमालय खंडों का उल्लेख अगर मिलता है तो कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। नेपाल है, मानस खंड है, केदार खंड है और जलंधर है और कश्मीर। इन 5 हिमालय खंडों का क्या मिलता है, स्कंद पुराण में आपको उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है, निम्न में से कहाँ पर काले और घुसरे रंग के चित्र मृणभाण यहाँ पर प्राप्त हो रहे। अब यहाँ पर काले और घुसरे रंग के जो चित्र मृणभांड में प्राप्त हुए हैं, किस स्थान पर ये हुए हैं आपको ये बताना है। ये किमनी गांव में मिले हैं, या फालसीमा गांव में मिले हैं, या मलारी गांव में मिले हैं, या लोथाप में मिले हैं। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो मलारी गांव में ये आपके मृणभांड जो चित्र प्राप्त हुए यहाँ मलारी गांव में प्राप्त हुए। अब ये कब प्राप्त हुए? सन 2002 में जो हेमवती नंदन विश्व विद्यालय है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था, यहाँ के जो शोधकर्ता जो छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया था, उस समय यहाँ पर क्या हुआ था, नल कंकाल यहाँ पर प्राप्त हुए थे। साथ ही अगर यहाँ पर 2.5 kg का यहाँ पर क्या मिलता है, सोने का भी यहाँ पर मौखौटा प्राप्त मिला था और आदि अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक स्थल कपड़ा काना नौली की खोज किस वर्ष हुई? देखिए कपड़ काना नौली की खोज की बात कर रहे हैं 1953 में, 1962 में, 1989 में या 1985 में। दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं आंसर आपका 1985 में कपड़ा काना ये नौली की यहाँ पर खोज हुई थी। यहाँ पर जो 3 शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए थे। अगर हम यहाँ पर जो कि अल्मोड़ा जो सुपिया नदी है इस क्षेत्र में ये मिले थे, और इसे खोजने का अगर श्रेय की अगर बात जाती है तो यशोधर मठपाल को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 1885 में यहाँ पर 3 शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए थे, जो अल्मोड़ा के मध्य में, जो अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो सुपिया नदी है यहाँ पर ये प्राप्त हुए थे। इसको जो खोजा गया था दोस्तों, वो जो खोजा गया था यशोधर मठपाल जी ने खोजा गया। कभी पूछा जाता है कपड़ा कौन नौली की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये इसका जो श्रेय जाता है यशोधर मठपाल जी को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। बात करते हैं कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? कुमाऊं क्षेत्र का, देखिए कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, 2 मंडल तो हमारे स्टेट में है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कुमाऊं क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कुमाऊं का सर्वाधिक जो उल्लेख जो मिलता है जिस पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, ऐरावत ब्राह्मण में मिलता है, अष्टाध्यायी या ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों इसका स्पष्ट रूप से अगर उत्तर दूं तो ऑप्शन ए आपका इसका उल्लेख जो स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान का नाम पुराणों में मणिभद्र ये लिखा गया है, ये आपको बताना है। देखिए माणा हो गया, ऋषिकेश हो गया, कनखल हो गया या रानीखेत। तो दोस्तों इनमें से अगर सही उत्तर दूं तो माणा क्षेत्र में पुराणों में मणिभद्रा ये नाम दिया गया है। अब क्यों दिया गया? पुराणों में इस क्षेत्र में क्या होता है, सिद्धि, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी और किन्नर और तमाम जातियों का यहाँ पर क्या था, उल्लेख मिलता था, जिसका जो इस समय जो राजा हुआ करता था उसमें यहाँ का जो राजा था कुबेर उसको माना जाता था। यहाँ का राजा का अगर बात करते हैं तो कुबेर को माना जाता था। ठीक है, अब 6 नंबर के प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्पष्ट तौर पर आप इसे कॉपी में उतार लीजिएगा, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको पहले से ही उत्तराखंड की जहाँ से शुरुआत होती है, अधैतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ, ऐतिहासिक की काल, ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ। 3 कालखंडों की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, अधैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो 5वां प्रश्न कह रहा है
देखिए मैंने आपको बता दिया है कि किस स्थान का नाम पुराणों में मृदभांग कहा गया, तो माणा को कहा गया है। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यह मनकोट ताम्रपत्र को किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। देखिए बनकोट से जो प्राप्त, जब यहाँ पर जो खुदाई हुई थी वहां पर एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों। वो ताम्रपत्र किस जनपद से प्राप्त हुआ था, पहला क्वेश्चन ये है। और ये किस संग्रहालय में रखा गया है, दूसरा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए बनकोट जो ताम्रपत्र किस जनपद में, ये बनकोट जो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ था। देखिए पिथौरागढ़ से जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो अवशेष मिले थे वो अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में ये रखे गए। अब देखिए बनकोट में टोटल 8 ताम्र मानव आकृति यहाँ से प्राप्त हुई थी। अगर मैं बनकोट की बात करूं जो वर्तमान समय में कहाँ है, आपके पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब 7वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। ये कह रहा है शिव प्रसाद डबराल द्वारा मलारी गांव में किस वर्ष सवाधान की खोज की गई। अब सवाधान क्या होता है, जहां पर शवों को इत्यादि जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको सवाधान कहते हैं। अब शिव प्रसाद डबराल द्वारा मलारी गांव में किस की खोज की गई थी, कभी क्वेश्चन आता है तो सवाधान की खोज की गई थी। इनके देखिए कितने क्वेश्चन इससे बनना है। अब मलारी गांव में किसके द्वारा खोज की गई थी, शिव प्रसाद डबराल द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, आप जो स्पष्ट तौर पर, मैं क्वेश्चन को ज्यादा लंबा न खींचते हुए स्पष्ट तौर पर बताओ, शिव प्रसाद डबराल द्वारा जो मलारी गांव में किस वर्ष सवाधान की खोज की गई थी, 1983 में की गई थी, 1985 में की थी, 1968 में की थी, 1956 में की गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1956 में इसकी खोज की गई थी। मलारी गांव में जो समाधान की खोज की गई थी 1956 में की गई। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, बात करते हैं। देखिए गोरखिया जो गुफा है किस नदी के तट पर स्थित है, सुवियार नदी के तट पर स्थित है, या राम गंगा नदी के तट पर स्थित है, या अलकनंदा नदी के तट पर है, खोहा नदी के तट पर है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है गौ अलकनंदा नदी के ये तट पर गोरखिया गुफा स्थित है। ठीक है, जबकि लाखू गुफा सुपिया नदी के तट पर है। अब लाखू गुफा की अगर बात करते, जो कौ आपको दिख रहा है ये कहाँ है, आपका सुपियाल नदी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है। अगर मैं बात करूं कहां पर स्थित है, ये पेड़साल के मध्य में स्थित है दोस्तों। अब 9वें नंबर की बात करें। 9वें नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में से किसमें उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहां पर, क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, मैंने इस प्रकार से, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, निम्न में से किसमें उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में, ऋग्वेद में, या ऐरावत ब्राह्मण में मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद में उत्तराखंड का पहला उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद इस क्षेत्र में जो देवभूमि अगर हम कहें, या मनीषियों की भूमि कहें, या ऋषियों की भूमि कहें, तो पूर्ण रूप से ये भूमि कहा जाता है। तो इसलिए ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देवभूमि कहा गया है उत्तराखंड को। देवों का ये भूमि, ये देवों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 10वें नंबर के प्रश्न के। सुधनगर और कलकूट किसका प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है। सुधनगर और कलकूट जो नाम है इसका प्राचीन नाम, ये तो प्राचीन नाम हो गया। अब वर्तमान नाम से इसे किस नाम से जाना जाता है, काशी या काशीपुर या लाखमा मंडल या गोपेश्वर, इनमें से एक क्वेश्चन को आपको पिक करना है। ठीक है, क ख ग घ, इसमें से अगर सही उत्तर दूं तो क है कालसी, जो देहरादून के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कालची अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर हैं आपको। देखिए जॉन फॉरेस्ट द्वारा किसकी खोज की गई थी, पहले सर्वप्रथम ये को बनता है कालची की, इसकी खोज की गई। कालची की खोज किसके द्वारा की गई थी, जॉन फॉरेस्ट द्वारा की गई थी। आप किस वर्ष की गई थी, 1880 में की गई थी, 1877 में की गई थी, 1780 में की गई थी, 1860 में की गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर दूं तो ये 1860 में इसकी खोज की गई थी। कालची अभिलेख जो अशोक से संबंधित इसे माना जाता है, और यह जो देहरादून में स्थित है, और जो ये अभिलेख जहां पर प्राप्त हुए हैं ये कालची भाषा में इनको लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 12वें नंबर के प्रश्न की। 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों। 12वां नंबर क्या कहता है, देखिए 12वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, राजकुमारी ईसा के लाखा मंडल शिवालेख के अनुसार जो यमुना उत्पत्ता का में किसका राज्य था, यहाँ पर बताना। यादवों का राज्य था, नागों का राज्य था, या खसुकों का था, या परमाणु का था, ये बताना। देखो दोस्तों इसका सही उत्तर दूं तो यहाँ पर ये जो यादवों का क्या था, यहाँ पर बाल जो राज काज यहाँ पर था, या
इसका आधिपत्य यहाँ पर था। ठीक है, बोलबाला भी कह सकते हैं। ठीक है, आप 13वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको तरफ भी इस पर से तौर पर ध्यान दीजिएगा। 13वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्न में से बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित है। अब बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनेंगे, चंपावत में है या आपके कार्तिकेयपुर में है या ज्योतिषीपुर में है या श्रीनगर। देखिए बाणासुर का जो राजधानी जो है आपके ज्योतिषीपुर या जोशीमठ में जो स्थित है, या बाणासुर शिव और पार्वती का सबसे बड़ा ये भक्त के रूप में इसे माना जाता है। अब बाणासुर कौन था, कभी क्वेश्चन बनता है, तो पार्वती और शिव का ये सबसे बड़ा भगत के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, अब 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो 14 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। इतना तो अवश्य कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही, तो कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा सा कमेंट तो कर दीजिएगा, थोड़ा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जो अगर मैं बात करूं नीले रंग का जो प्रयोग किस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो शैल चित्रों में किया गया, कभी क्वेश्चन बनता है। हुडली में किया गया, कमनी गांव में किया गया, गोरखियाला गुफा में किया गया या फालसीमा में अंदर किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हुडली में, उत्तरकाशी यमुना नदी के ये तट पर स्थित है। यमुना के इसमें जो शैल चित्र जो हमें प्राप्त हुए प्रागैतिहासिक काल के, ये आपके नीले रंग के ये शैल चित्र। अगर आप देखोगे प्रागैतिहासिक काल के जितने भी अलग अलग जगहों पर जो शैल चित्र मिले हैं, चाहे अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या फिर आपके लोथक की कहें या अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी हमें भीमबेटका की अजंता की बात करें, तमाम जितने भी ये गुफाओं में जो प्रागैतिहासिक शैली चित्र के जो बाग गुफाएं हैं या संतरवासला की गुफाएं हैं या लखोडियार की गुफाएं हैं या लाखा मंडल है, तमाम जगहों पर कहीं पर गेरुए रंग के या काले रंग के प्रयोग किया गया। यहाँ पर जो रंग का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सिर पे नीले रंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब ये कहाँ स्थित है, ये हुडली जो है आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत और यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 15 नंबर के प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है, किसके समय, किसके निवास के समय ये इसकी पुष्टि होती है, किसके समय में ये बना था, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, तो आपके लिए दोबारा इसे पढ़ देता हूँ। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है, किस ऐसे कौन से लोग यहाँ पर निवास इनके द्वारा किया गया था, नागों के द्वारा, खसों के द्वारा, यक्षकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो गौ यक्षकों के द्वारा यहाँ पर निवास किया गया था। अब 16वें नंबर का प्रश्न की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लाखू गुफा की खोज MP जोशी द्वारा कब की गई थी, आपको बताना है। ठीक है, MP जोशी के द्वारा इसको कब खोजा गया था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 1868 में दिया गया, 1968 में दिया, 1860 में या 1960 में। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो इसके जो यह गुफा जो खोजी गई थी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत खोजी गई थी। कहाँ ये खोजी गई थी, आपके बाड़ीछीना के जो पास जो सुपिया नदी के तट पर जो प्रवाहित होती है उसके तट पर खोजा गया था। 1968 में इसे जो खोजा गया था MP जोशी द्वारा इसे खोजा गया था। और साथ ही अगर मैं बात करूं 17वें नंबर के प्रश्न, निम्न में से किस राजा की राजधानी बैराठीगढ़ ये थी, जो आज जौनसार गागर के काली नामक स्थान पर है। राजा सुबाहु या बाणासुर या राजा विराट या अशोक। ये दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो राजा विराट जो राजा सुबाहु का ये पुत्र था। ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली ये राजा माना जाता है। अब बात करते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस लेख से यह पुष्टि होती है कि कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे। अब कौन से लोग मौर्य के अधीन थे, कभी क्वेश्चन में कुलिंद के लोग क्या थे, मौर्य के अधीन थे। और ये लेख कौन सा था, कालची के लेख में, बनकोट के थे या गोपेश्वर से थे या लाखा मंडल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर दूं तो कालची से इसका क्या है, स्पष्ट तौर पे इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर क्यों किया गया था इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो 257 ईसा पूर्व की अगर बात करूं, 257 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूं, जहां पर अशोककालीन जो शिलालेख जो कालची देहरादून के मध्य में जो स्थित हुई थी, इनकी जो खोज हुई थी 1860 में मिस्टर फॉरेस्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कुमाऊं के राजपूतों से पहले किसका प्रभुत्व यहाँ पर था। कुमाऊं में जो राजपूतों से पहले किसका प्रभुत्व यहाँ पर था, कहने का मतलब दबदबा किसका था, खसकों का था या
यशोधे का था या नागों का था या कितारों को था। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर यहाँ पर खरसुकों का क्या था, कुमाऊं के राजपूतों से पहले इनका शासक था, यहाँ पर शासन था, दबदबा था। 20वें नंबर का प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा एक यशोधर मठपाल द्वारा नहीं खोजा गया है। अब यशोधर मठपाल द्वारा किन चीज को नहीं खोजा गया है इसके बारे में यहाँ पर बताना है आपको। ये गलत होगा उसको आपको पिक करना है। नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज ये यशोधर मठपाल द्वारा की गई है या नहीं गई है। अल्मोड़ा की राम घाटी जो रामगंगा घाटी की पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की गई थी, या फिर राम घाटी की नौला ग्राम की कप मार्क्स या कठफनौला कफड़ काना लौली या पेड़साल की खोज। दोस्तों इसका अगर मैं सही उत्तर दूं तो नायाल घाटी में जो कप मार्क्स की जो खोज की गई थी यशोधर मठपाल द्वारा नहीं की गई थी, और जो 3 हैं वो इनके द्वारा ही खोजी गई थी। ठीक है, अब देखिए रामगंगा घाटी में अगर मैं बात करूं यशोधर मठपाल द्वारा यहाँ पर 73 कप मार्क्स की यहाँ पर क्या की गई थी, खोज की गई थी। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और ठीक है परीक्षा के मद्देनजर ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्तों आपके कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जो कल पेपर है तो वहां पर भी शायद ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चनों को एकदम इत्मीनान से देखिएगा, शांतिपूर्वक अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब देखिए 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से मानव भीड़ बारासिंगा के जो रंगीन चित्र प्रयोग। अब देखिए अभी तक जो हमें जो चित्र प्राप्त हो रहे थे दोस्तों, चाहे गेरुए रंग से प्राप्त हो रहे थे, लाल रंग से प्राप्त हो रहे थे या नीले रंग से प्राप्त हो रहे थे, यहाँ पर जो मानव भीड़ और बारासिंगा की अगर बात करें यहाँ पर रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। किमनी गांव से हुआ था, लेथाप से हुआ था, लाखों गुफा से हुआ था, गोरखिया गुफा से हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है गोरखिया गुफा, इसका घ गोरखिया गुफा। यशोधर मठपाल के द्वारा अगर मैं बात करूँ, अगर उनके अनुसार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 41 रंगीन चित्र यहाँ पर क्या होते हैं आपके प्राप्त होते हैं, जिसमें से 30 मानव चित्र प्राप्त हुए थे और साथ 8 पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे, साथ ही 3 यहाँ पर पुरुषों के जो चित्र प्राप्त हुए थे और अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है। अब देखिए 41 रंगीन चित्र जो प्राप्त हुए थे, कभी क्वेश्चन पर पूछा जाता है तो इसमें मानव की आकृति कितनी प्राप्त हुई थी, पशुओं की कितनी थी और पुरुषों की कितनी थी, ये बताया जाता है। तो आपको स्पष्ट तौर पे याद होना चाहिए। तो 8 न 30 यहाँ पर जो मानव आकृति प्राप्त हुई थी और 8 पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे, साथ ही 3 पुरुषों के यहाँ पर चित्र किस जगह पे स्थित है, अलकनंदा के तट पर यह स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 22वें नंबर का प्रश्न। यह कह रहा है कि राजकुमारी ईसा का जो शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। शिव विश्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, कुलसारी से प्राप्त हुआ था, लाखामंडल से प्राप्त हुआ था, ये देवप्रयाग से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताऊं तो राजकुमारी ईसा का जो अभिलेख प्राप्त हुआ था लाखामंडल से ही, जो देहरादून लाखामंडल से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। जो कालसी के अंतर्गत जो हमें अशोक के शिलालेख के जो चीजें प्राप्त हुई थी, तो वहां पर किस क्षेत्र के जो निवासियों के यहाँ पर निवासियों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया था, क्या अपरांत, कितार या जौनसारी या पुलिंद। दोस्तों अगर सही उत्तर दूं तो घ पुलिंद, जबकि इस क्षेत्र के लिए अपरांत जो शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं खाइएगा कि अपरांत है तो यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये कह रहे हैं कि कौन निवास, देखिए इस पर तौर पे फिर कंफ्यूज मत होइए। कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए पुलिंद शब्द का प्रयोग, इसमें यहाँ पर पुलिंद लोग थे यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया अपरांत शब्द का यहाँ पर क्या किया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 24वां यहाँ पर आप इस पर तौर पर देख पा रहे होंगे, प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। और पहली सदी की और द्वितीय सदी की जो कुषाणकालीन जो मुद्राएं थी, जो सिक्के इत्यादि जो थे जो प्राप्त हुए थे, सुगमाड़ी तथा गोपेश्वर से या मुनि की रेती या बाड़ावाला से प्राप्त हुई थी, या सुमाड़ी ये देवप्रयाग से या मुनि की रेती सुमाड़ी से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो इसका घ मुनि की रेती सुमाड़ी से ये प्राप्त हुए थे। अब 25वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करें, निम्न में से किस जनपद में 8 ताम्र
मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी? पिथौरागढ़ या नैनीताल या चमोली या अल्मोड़ा? दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि जो ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी ये किस जनपद में, किस संग्रहालय में रखे गए? आपको इससे पूर्व बता दिया था। 8 जो प्राप्त हुए थे ये आपके अल्मोड़ा संग्रहालय में इसको रखा गया। किस जनपद से प्राप्त हुए थे? पिथौरागढ़ जनपद बनकोट के जो ताम्र आकृतियां जो प्राप्त हुई थी, जो आकृतियां जिसकी खोज 1989 में ये हुई थी। ठीक है। अकौना आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? खोह नदी में, सरस्वती नदी, कलम नदी में या मालिनी नदी में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मालिनी नदी में ये प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27वें नंबर का प्रश्न आपके सामने देखिए इसका जो मैंने एक क्वेश्चन छूट गया था। 25वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं पहले। ठीक है। 25वें नंबर का प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जो 8 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी? पिथौरागढ़ में हुई थी, और जो बनकोट से प्राप्त हुई थी। और 26वें नंबर का तो आपको बताया दिया है कि मालिनी नदी से प्राप्त हुई। 27वें नंबर का प्रश्न बताते हैं। 27 निम्न में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? कपड़ा नौली जो अल्मोड़ा में है, या हुडली उत्तरकाशी में, पेड़साल पिथौरागढ़, या लोखंडिया अल्मोड़ा? देखिए इसमें जो और सभी चीज तो सुमिलित हैं, जो एक सुमिलित नहीं, जो पेड़साल है वो पिथौरागढ़ में नहीं, वो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। पेड़साल जो स्थित है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब 28वें नंबर का प्रश्न की बात करें दोस्तों। 28वें नंबर का प्रश्न का प्रागैतिहासिक स्थल जो पेड़साल और कपड़ा नौली किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता ही चल गया होगा, अल्मोड़ा में, जिसकी परस्पर जो खोज की गई थी दोस्तों 1885 में ये पेड़साल की खोज हुई थी। 1879 में 79 में ये ईश्वरलाल मणिपाल द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है। 1985 में और 1989 में इनकी यशोधर मणिपाल द्वारा इनकी खोज की गई थी। अब 29वें नंबर का प्रश्न कह रहा है पुराणों में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के जो क्षेत्र विस्तार को क्या कहा जाता है? आपको बताना। उत्तराखंड कहा जाता है, केदारखंड कहा जाता है, हिमखंड कहा जाता है, मानसखंड। अब हम पुराणों की बात कर रहे हैं। नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक जो ये आपका पिथौरागढ़ का जो काली नदी का वाला जो क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ तक का जो अगर मैं बात करूं तो ये मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र में आता है। और कुमाऊं इसे कहा जाता है मानसखंड। पहले इसका मानसखंड था, अब वर्तमान समय में से कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। 30वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? देखिए प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को आप सभी को पता होगा, केदार भूमि का या केदार कहा गया, केदार कांठा कहा गया, मृदंग तुंग कहा गया। तो दोस्तों मृदंग तुंग इसे कहा गया है क्या है? केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में। ठीक है। 31वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है किस के अंतर्गत किया गया? आपको बताना है। ऋग्वेद में क्या, स्कंद पुराण में क्या गया, कौशिकी ब्राह्मण में किया गया है, एतावर ब्राह्मण में किया गया? तो दोस्तों इसका अगर सही उत्तर दूं, एरावत ब्राह्मण में किया गया। कुरु का जो यहाँ पर निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं 32वें नंबर का प्रश्न। 32वें नंबर का प्रश्न क्या है? निम्न में से बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? देखिए ऋषि भूमि कहा गया, देव भूमि कहा गया, हिमवंत कहा गया, हेमवंत कहा गया। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इसका सही उत्तर दूं तो गौ हिमवंत कहा गया। यह जो भाषा है हिमवंत, ये पाली भाषा का शब्द है। ठीक है। अब 33वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, 33वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसके शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश जो भीमबेटका के जो चित्रों से की जाती है? मैंने आपको इस पर बताया था, भीमबेटका हो गया, अजंता हो गया, या एलिफेंटा हो गया, या संतवासा की गुफाएं हो गया, ये बाघ गुफाएं, तमाम अलग अलग जो प्रागैतिहासिक काल से ही संबंधित है। तो यहाँ पर लाखा गुफा, गोरखिया गुफा, किमनी गांव है, ये लोथिया, ये तमाम चीजें ये उत्तराखंड के हैं। जो लाखू गुफा का जो ये जो चित्र प्राप्त हुआ है ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ ये जो है ये नागफनी के आकार का एक भव्य शिला यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ के जो शैल चित्रों का अगर मैं मुख्य विषय की अगर बात करूं तो यहाँ पर सामूहिक नृत्य किया गया और नृत्य की मंडली के तौर पर यहाँ पर तमाम चीजें दिखाई देती है। 34वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करूं, किस पर्वत के नाम पर मानसखंड के क्षेत्र को पूर्वांचल कहा गया है? आगे जाकर जो चलकर हिंदी में कुमाऊं हो गया, ये आपको बता रहे। अब आगे मैं अगर क्वेश्चन बताऊं, ऐसा कौन सा पूर्वांचल क्षेत्र को आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है हिंदी भाषा में? तो आपको बताना चाहिए कुमाऊं हो गया था। अब किस पर्वत के नाम से था? ये मानसखंड के क्षेत्र में कुमाऊं को कहा जाता है। अब देखिए पंचाचूलित पर्वत है, कातिक पर्वत है, या कामेत पर्वत है, या चौखा
पर्वत था, तो कांतेश्वर ये पर्वत है जो वर्तमान में कांडा देव या काना देव के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब 35वें नंबर का प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। फालसीमा अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है, किमनी गांव चमोली में है बिल्कुल सही है, और ये जो बनकोट अल्मोड़ा में नहीं है दोस्तों, ये बनकोट आपका पिथौरागढ़ में, लोथाप आपका अल्मोड़ा में है। देखिए बनकोट में जो चीज प्राप्त हुई थी 8 यहाँ पर मानव आकृति ताम्रपत्र यहाँ पर प्राप्त हुए थे, इसको नोट कर लीजिएगा। और 36वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 36वें नंबर का यहाँ पर देखिए गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। चक्राचल देव या हरिदत्त या फिर नागपति नाग या अशोक चल्य या कराचल देव या अशोक चल्य या हरिदत्त या नागपति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर दूं तो बी आपका नागपति नाग और अशोक चल्य आपका त्रिशूल लेख बाड़ाहाट से ये प्राप्त हुए। बाड़ाहाट का आपके उत्तरकाशी के अंदर, आपको सभी को पता होगा। देखिए अब 37वें नंबर का प्रश्न करें कि 5.2 किलो का जो सोने का मुखौटा जो प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था। आपको मैंने इस क्वेश्चन जब पहला शुरुआत हो रही थी वहां पर मैंने बताया था पेड़शाल हुडली या किमनी गांव या मलारी गांव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो आपका है मलारी गांव, यह चमोली जनपद में स्थित है, और यह जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इसको 2002 में इसको किया गया था, खोजा गया था। यहाँ पर आपके समाधान भी प्राप्त हुए थे, यहाँ पर प्रागैतिहासिक तमाम चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं 38वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाभारत वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महाभारत वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा जो सुबाहु था उसकी राजधानी किस स्थान पर ये थी, आपको बताना। चमोली, अल्मोड़ा, श्रीनगर या बैरागढ़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीनगर। सुबाहु की जो राजधानी थी, राजा पुलिंद जो था सुबाहु, उसकी जो राजधानी थी श्रीनगर थी। इस समय अगर मैं उत्तराखंड में तंग, कितार और पुलिंद जो जातियों का यहाँ पर क्या था आधिपत्य था। साथ ही इसमें जो सबसे अधिक जो शक्तिशाली संपन्न जो राजा माना जाता था वो सुबाहु माना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 39वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि नैनीताल में किस वर्ष 5 ताम्र मानव आकृतियां यहाँ पर प्राप्त हुई थी, किस वर्ष हुई थी आपको बताना है, और किसके द्वारा भी खोजी की थी ये भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 1999 में, 1995 में, 1953 में, 1989 में प्राप्त हुए थे। दोस्तों इसका सही उत्तर दूं तो 1999 में ये 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी। कहाँ, किस जनपद में, नैनीताल में। डॉक्टर मदन मोहन जोशी द्वारा इसको खोजा गया। यहाँ उनके अगर मैं बात करूं उनके द्वारा जो कहा गया था कि यहाँ पर 5 मानव आकृतियां यहाँ पर प्राप्त हुई। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अगर इसको आप नोट कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपके प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली वो बनेंगे, ये आपके सही होंगे अगर आप इस श्रृंखला को सही तरीके से देख रहे होंगे। तो 40वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40वें नंबर का प्रश्न कह रहा है किस प्रागैतिहासिक स्थल में कथाई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी। कपड़ा काना नौली या बनकोट या नैनीताल या पेड़साल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पेड़साल। पेड़साल की जो खोज हुई थी 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। 41वें नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 41वें नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस आश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है। तो देखो बद्री आश्रम, कर्णाश्रम या मुनि आश्रम, ये इसमें से कोई नहीं, तो कर्ण आश्रम इसको है। ठीक है, 42वें नंबर का प्रश्न है मुनियों की आदि पूर्वज मुनि का निवास स्थान कौन सा माना जाता है। कर्णाश्रम या अलकापुरी या ज्योतिषापुर या बद्री का आश्रम। दोस्तों अलकापुरी को माना जाता है आदि पूर्वज मुनि का यहाँ पर निवास माना जाता है। ठीक है, अब 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये इस प्रकार से है, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी यह बताना है आपको। स्वर्गारोहणी में की थी या देवप्रयाग में की थी या तपोवन में की गई थी या बद्रिका आश्रम में की गई थी। दोस्तों जिसमें लक्ष्मण जी ने अंतिम सांस ली थी तो उसमें ये तपोवन में ही इन्होंने अंतिम सांस ली थी। ठीक है, या कहें अंतिम समय में इन्होंने यहीं पर तपस्या की थी। अब 44 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन करता है। बाड़ाण क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत या हरिद्वार या कालीगिरी या हिमालय पर्वत। दोस्तों बाड़ाहाट क्षेत्र या नंदा देवी, ये दो जो ये ऑप्शन दिया गया है क ये सही है।
अब 45वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर श्री राम ने तपस्या की थी। अब श्री राम ने कहाँ तपस्या की थी, ये एकमात्र स्थान जो है ये उत्तराखंड में जो जहाँ पर श्री राम ने तपस्या की थी तपोवन है, देवप्रयाग है, रोहिणी स्वर्ग रोहिणी है या रुद्रप्रयाग है। दोस्तों देवप्रयाग में श्री राम का एक ही मंदिर है जिसे रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस स्थान पर है, आपको देवप्रयाग में स्थित है, जिसे रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 46वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा आश्रम दुष्यंत तथा शकुंतला का प्रेम प्रसंग को ये कल्पित करता है या प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है मेरा, मुनि आश्रम या बद्रिका आश्रम या कर्ण आश्रम, इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण आश्रम में ही भरत का यहाँ पर क्या होता है, जन्म हुआ था। ठीक है, 47वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिलालेख में प्रमुख शब्दावली सुमिलित नहीं है। ताकुला, तहसील, भैया सेवक या कुलचारिक, सेनानायक या कोट पाटल या गढ़ रक्षक या कुचारी तहसील, जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, सेनानायक कहा जाते थे। ये इसका गौ आंसर सही है। अब बात करता हूँ 38वें नंबर का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 38वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ल्युथाब या लाखो गुफा, फालसीमा या हुडली। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, ये ल्युथाब में ही लाल रंग का प्रयोग किया गया था। ये जो है अल्मोड़ा में जिले में स्थित है, जहां पर मानव शिकार के दृश्य को जो शिकार करते हुए लोगों को दर्शाते हैं, जो हाथ में हाथ डालकर एक समूह में नृत्य कर रही हैं महिलाएं या पुरुष, ये एक मंडली तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें इस श्रृंखला को मैं कंप्लीट दूसरे पार्ट में करूंगा। यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। तो गोरखिया गुफा की जाती है, मनाली गांव की जाता है, लाखों गुफा की जाती है, किमनी का होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोरखिया गुफा का श्रेय आपके राकेश भट्ट को जाता है। 50वें नंबर का प्रश्न, देवतल, देवगढ़ तथा कोलसारी से कौन सा लेख प्राप्त हुआ था। हस्तलेख या त्रिशूल लेख या मूर्ति पीटिका लेख या गुफा लेख। तो दोस्तों अगर मैं बात कहूँ इसका मूर्ति पीटिका लेख यहाँ पर से प्राप्त है, जतबाल देव द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, 51 नंबर का प्रश्न, उत्तरकाशी में स्थित शिव मंदिर में जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ था वह किस लिपि में लिखा गया। संक लिपि में है, देवनागरी लिपि में है, ब्राह्मण लिपि में, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संक लिपि में लिखा गया। अब 52 नंबर का प्रश्न, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्रों में सफेद रंग का प्रयोग किया गया। आपको बताना है किमनी गांव में क्या, हुडली में, लेथाल में, गोरखिया गुफा में। दोस्तों इसका सही उत्तर है किमनी गांव। यह जो गांव है आपके चमोली में आता है, थराली के पास, ये पिंडर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हथियारों और जो पशुओं के शैल चित्रों से संबंधित यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। अब 53 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवंती ये कहा गया है। गंगा, अलकनंदा या रामगंगा या यमुना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम संतोपस ग्लेशियर से होता है, आपको स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 54 नंबर का प्रश्न, प्रागैतिहासिक स्थल जो पेड़साल की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1989 में या 1999 में और 2001 में तो 1985 में। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है 1989 में अल्मोड़ा में स्थित ये है। इसका जो श्रेय जाता है दोस्तों यशोधर मठपाल को इसका श्रेय जाता है। किस चीज का श्रेय जाता है, पेड़साल की खोज का श्रेय इसको जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिलालेख में प्रमुख शब्दावली सुमिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं स्पष्ट तौर पर प्रतिहार, द्वार रक्षक, ये सही है बिल्कुल। महत, ये जो महंत है, सॉरी, ग्राम प्रधान, बिल्कुल सही है। पट्टिका, छोटे ग्राम, बिल्कुल सही। जो सुमिलित नहीं है, अक्ष पट्टिका तहसील या अक्ष पट्टिका जो है एक लेखा परीक्षण या कहें वित्त से संबंधित है। ठीक है, 56 नंबर का प्रश्न, 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। यशोधर मठपाल, MC जोशी को या WJ हैनवुड को जाता है, यक्ष दत्त शर्मा को। तो हैनवुड ने 1856 में ईस्वी में देवीधुरा के जो पाषाण कालीन
जो अवशेष यहाँ पर हुए थे, यहाँ पर इनको खोजा गया था, इसको सरे जाता है 1856 में इनको खोजा गया था। अब 57वें नंबर का प्रश्न, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? अपरांत या पुलिंद या कुल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर दूं तो ख पुलिंद है, उत्तराखंड क्षेत्र के अपरांत इसे कहा गया है। 58वें नंबर का प्रश्न, पुराणों में माया देवी, माया क्षेत्र में हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? क्या कहा गया? हिमालय, उत्तराखंड या केदारनाथ या मानसखंड। जिस प्रकार से मैंने मानसखंड के बारे में बताया था वहीं पर आप केदारखंड आता है। जो माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो क्षेत्र विस्तारित है ये आपका गढ़वाल में, ये केदारखंड को जो पुराणों में गढ़वाल जो क्षेत्र अब इस वर्तमान समय में कहा जाता है तो उस समय क्या कहता है? केदारखंड ही इसको कहा जाता है। अब 59 नंबर का प्रश्न है, 59वें नंबर का प्रश्न है, अज्ञातदत्त जो शर्मा ने हरिद्वार में बादराबाद में किस वर्ष पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी? 1999, 1953 में, 1951 में, 1956 में। तो जिसकी खोज 1953 में की थी, जिसकी खोज 1951 में हुई थी, और मृदुंग भाण जो प्राप्त हुए थे 1953 में, और जो यक्षदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कहने का मतलब है, उत्खनन का मतलब होता है कि इसको खोज देना। ठीक है, जो ये प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊं। यदि आपने ये कर दिए तो सोच लीजिए कि आपका ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुत अच्छी तरीके से, आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ये जाएंगे। ठीक है, मोर ध्वज स्फूर्त किस सदी का मुद्रा लेख प्राप्त हुआ है? आपको बताएं, प्रथम न द्वितीय, प्रथम तिथि, चतुर्थ। दोस्तों अगर सही उत्तर दूं तो तृतीय वर्ष का ये मोर ध्वज स्फूर्त ये कहा जाता है, ये मुद्रा लेख यहाँ प्राप्त हुआ था। अब 61 नंबर का प्रश्न है, 61 नंबर का प्रश्न क्या है हरिद्वार के बादराबाद में ताम्र उपकरणों एवं मृदंग भाण की खोज किसने की थी? किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। 1957 में, 1999 में, 1951 में, 1956 में। दोस्तों इसका सही उत्तर दूं तो 1951 में। और डॉक्टर कचकोट के अनुसार हरिद्वार में 13 किलोमीटर दूरी में बादरा नहर ये खोदते समय इसकी खोज हुई थी। कचोट के अनुसार ये कहा गया था। ठीक है, अब 62 नंबर का प्रश्न बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? कुषाणों के समय में हुआ था, कितारों के समय में हुआ था, खसों के समय में हुआ था, यक्षों के समय में। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार प्रसार हुआ था दोस्तों ये आपके खसों के समय होता है। गढ़वाल क्षेत्र में जो खस जाति के लोग यहाँ पर क्या थे, बहुत सशक्त थे। यहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना था कि ये इनको आर्य भी माना जाता है, इतना भी ध्यान में रखिएगा। 63 नंबर का प्रश्न ये इस प्रकार से है, किस ग्रंथ में कौ देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम ये बताया गया है? कौतिकी ब्राह्मण या बौद्ध ग्रंथ में, स्कंद पुराण में, ऐरावत ब्राह्मण में, तो कौतिकी ब्राह्मण में इसको माना जाता है। ठीक है, अब 64 नंबर का प्रश्न, 64 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कत्यूरी थी या कुलिंद था या पौरव वंश था या चंद वंश था? दोस्तों इसका सही उत्तर दूं ख कुलिंद वंश था। कालसी के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कुलिंद लोग मौर्य के अधीन यहाँ पर माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, अब देखिए 65वें नंबर का प्रश्न, कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय में उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत और सन्यासी का आगमन हुआ था? यहाँ पर बाला शंकराचार्य चार्य का जी का हुआ था, रामानंदाचार्य का हुआ था या शंकराचार्य का हुआ था? रामानंदाचार्य का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कार्तिकेय पूर्व में जो शासकों के समय में उत्तराखंड में जिसका आगमन हुआ था तो शंकराचार्य का। इनके द्वारा यहाँ पर क्या बौद्ध धर्म के जो प्रभाव बहुत तरीके से फैल गया था, इनके द्वारा ये लगा कि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है, बौद्ध धर्म अपने प्रचार प्रसार कर रहा है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म अपने पूर्ण स्वभाव में ये कहें अपनी चौतरफा तरीके से विकसित हो रहा था। यहाँ अगर मैं बात करूँ इंडिया में सभी क्षेत्रों में फैलते फैलते ये उत्तराखंड से होते नेपाल, नेपाल से चीन, चीन से तिब्बत से पूरी दुनिया में जो फैला, तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी को ये लगा कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो उस को संबंधित बौद्ध धर्म का प्रभाव को कम करने के लिए, इनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हिंदू धर्म की पुनः स्थापना के लिए यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, अब 66वें नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश की वंश द्वारा जो राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर से कहाँ स्थानांतरण की? जो कार्तिकेयपुर के जो राजवंश थे उनके जो राजधानी थी जोशीमठ से कार्तिकेयपुर से कहाँ स्थानांतरण की गई थी? पांडुकेश्वर ब्राह्मणपुर में, बैजनाथ में, अल्मोड़ा में। तो दोस्तों ये जो बैजनाथ है
इसका सही उत्तर जो आपके वर्तमान समय में आपके बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। कार्तिकेय राजवंश की जो स्थापना जो राजधानी जो जोशीमठ में 300 वर्ष तक ये रही, 300 वर्षों तक ये यहाँ पर जोशीमठ में इसकी राजधानी रही, किसकी? कार्तिकेयपुर के। ठीक है, अब बात करते हैं 67 नंबर का प्रश्न। हिमालय क्षेत्र में आए हर्षवर्धन के यात्रा के दौरान हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा और विस्तृत राजा कौन माना जाता है? शत्रुघ्न या गोपीषण या कार्तिकेयपुर या ब्रह्मपुर? तो दोस्तों इसका ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर राज्य पौरव वंश के अधीन ये था। इस वंश के शासकों को 6वीं और 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। और इसके सही अगर अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। 68 नंबर का निम्न में से किसे पिथौरागढ़ का संस्थापक माना जाता है? तो धामदेव को माना जाता है, ब्रह्मदेव को माना जाता है, बसंत देव को माना जाता है, प्रीतम देव को माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर घ प्रीतम देव को पिथौरागढ़ का ये राजा या पिथौरा उसमें कहा जाता था इनको। तो पिथौरागढ़ बाद में पड़ा, पहले उसका नाम जो पिथौरा था, बाद में उसको गढ़ लगा दिया था, पिथौरागढ़ बना। ठीक है, ठीक है। अब 69 नंबर का जो प्रश्न है, कौन सा राजा कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन माना जाता है? भूदेव, बसंत देव, निम्बम देव या खरक देव था दोस्तों, खरक देव को माना जाता था। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न। और देखिए 17 नंबर का प्रश्न, कुलिंद वंश के कमजोर उत्तराधिकारियों के दौर के बाद इस क्षेत्र में किस शासकों ने अधिकार कर लिया था? ये कुषाणों ने किया, सुगुओं ने किया था, पल्लवों ने किया था, नागों ने? तो शुंगु ने यहाँ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कुमाऊं क्षेत्र में जो सशस्त्र प्रचलन यहाँ पर था, यहाँ पर सूर्यों की जो सूर्य भगवान की मूर्तियों की बात करें, यहाँ इनके मंदिरों के निर्माण की उपस्थिति का साक्ष्य यहाँ पर शासकों के अधिकार की पुष्टि का यहाँ पर दावा मिलता है, यहाँ की पुष्टि यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब 71 नंबर का प्रश्न, कुलिंद के कितने अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए थे? 9, 2, 3, 5। तो दोस्तों अगर सही उत्तर दूं तो यहाँ पर ये 5वां ऑप्शन हम पिक करेंगे घ। इसमें जो 4 यहाँ पर भरत सबूत मिले थे और एक मथुरा में मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न आपका दोस्तों ये है आपका, महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों को क्या कहा जाता था? आपको पता, महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों को क्या कहा जाता है? अपरांत, पुलिंद, द्विज, ज्येष्ठ या द्विज? दोस्तों का सही उत्तर दूं तो घ द्विज, जबकि कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये जो श्रृंखला है इससे जो शेष जो प्रश्न बचे हैं उसके सेकंड पार्ट में जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा। अभी तक का यहाँ इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।